नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 6 जून 2024 एंड असम ट्रिब्यून के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम असम ट्रिब्यून, ये कॉन्टिन्यूएशंस ही हैं। अगेन हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे थे और उसी के रिलेटेड कॉन्टिन्यूएशन में ये आर्टिकल आया था जहाँ पे बोला गया है दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉरेस्ट को हम लोग को रीस्टोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेस्ट आर नथिंग बट द फ्यूचर ऑफ द रीजन। इसीलिए हम लोग सबको नॉर्थ ईस्ट में आकर एक कलेक्टिव कमिटमेंट करना पड़ेगा जिससे ये जो प्रेशियस रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स, इसको कंजर्व किया जा सके। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इंक्वायरी किया था इनटू इंडिया का फॉरेस्ट कवर और उसी के बाद इस आर्टिकल को हाईलाइट किया गया है दैट ये इंक्वायरी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर एक्चुअली देख लीजिएगा रिसेंटली एक डेटा रिलीज़ हुआ था ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के थ्रू, जिसमें बोला गया है दैट 2000 से लेकर अभी तक इंडिया ने फॉरेस्ट कवर में लॉस हुआ है, दैट इज़ रफली अराउंड 2.3 मिलियन हेक्टेयर का लॉस हुआ है। तो आप खुद सोचो फॉरेस्ट घट क्यों रहे, कुछ तो रीज़न होगा। व्हाट वुड बी द वेरी पॉसिबल रीज़न इज़ दैट डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और ये डेटा निकाला गया था ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के द्वारा। और फाइनली अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस फर्दर में इंक्वायरी बैठाई है दैट जी हाँ, क्या इंडिया का जो ये फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ तो हुआ क्यों, वेयर आर दोज रीजन्स जहाँ पे ये फॉरेस्ट कवर का लॉस हम लोग को देखने को मिला। तो मेजर जो रीजन्स है वो बोला गया ईस्टर्न हिमालयाज़। देखो ईस्टर्न हिमालयाज़ मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें, जहाँ पर हिमालयाज़ का एक्सटेंशन दैट इज़ पूर्वांचल हिल्स भी हम लोग को देखने को मिलता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीज़ो हिल्स, लुशाई हिल्स, राइट। अब यहाँ पे देखा गया इन रीजन्स में फॉरेस्ट का कवर बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है दैट देखो ईस्टर्न हिमालयाज़ अगर देख लीजिएगा अनडाउटेडली इंडिया का फॉरेस्ट कवर का एक मेजर पोर्शन बनाता है, क्योंकि ये रीजन अनडाउटेडली बायोडाइवर्सिटी में तो रिच है ही, बट इकोलॉजिकली भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है। यही नहीं, हमारे जो मेजर रिवर सिस्टम्स हैं ना, वो ब्रह्मपुत्र की बात करें या फिर गंगा रिवर की बात करें, कहीं ना कहीं ये एक मेजरली कंट्रीब्यूट करता है ये होल एज अ रीजन। बट यहाँ पर अगर फॉरेस्ट क्यों है, क्योंकि बारिश का प्रोपोर्शन अगर नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिएगा ज़्यादा है, राइट। और कहीं ना कहीं ये अगर साइक्लिक फॉर्म में देख लीजिएगा ये चीज़ें रेगुलेट भी होती है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी तो आसमान में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक साइक्लिक प्रोसेस है और उसी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान यहाँ पे बोला गया दैट जी हाँ, दैट इज़ व्हाट प्रोबेबली द मेन रीज़न जिसके कारण यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज टास्क है। क्यों? क्योंकि अभी देखो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ के फॉरेस्ट को भी उसी हिसाब से मैनेज भी करने की बात की जा रही है। और फॉरेस्ट की मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें, देखो फॉरेस्ट में क्या है ना दैट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेजर जो रीजन्स है उनकी टोपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, टेरेन काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, रग्ड टेरेन है, राइट। इसीलिए फॉरेस्ट अगर देख लीजिएगा मॉनिटरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इसको डिफ़िकल्टी होती है, राइट। लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स तो इस रीजन में आते रहते हैं और यहाँ पर भी अगर देख लीजिएगा फॉरेस्ट में भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है काफ़ी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती है, जैसे झूम कल्टीवेशन, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब आपको तो पता ही है जहाँ पर भी झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे पेड़ पौधे को काटा जाता है, राइट। मोर ओवर टिम्बर लॉगिंग और टिम्बर का काटना फॉर डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो खैर कॉमन है ही इस रीजन में। क्या इस रीजन में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है और टेम्परेचर राइज के कारण क्या हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न्स में हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, राइट। बोला जा रहा है देयर इज लिमिटेड फॉरेस्ट पर कैपिटा एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। फॉरेस्ट पर कैपिटा जितना अवेलेबल होना चाहिए उतना नहीं है, बट कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के कारण जो क्लाइमेट रेजिलियंस हो रहा है, अब फॉरेस्ट ही नहीं है तो क्लाइमेट रेजिलियंट कौन करेगा, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स को, राइट। और
एक चीज़ जो बहुत बड़ा यहाँ पर देखना जा रहा है वो है डेजर्टिफिकेशन। जी हाँ, धीरे धीरे लैंड की जो प्रोडक्टिविटी पावर है ना वो धीरे धीरे डिग्रेड कर रहे हैं। मतलब ओवरऑल इस रीजन का जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है और सॉइल भी डिप्लीट हो रहा है, जिसके कारण एक्विफायर्स जहाँ पर पानी स्टोर रहता है अंडरग्राउंड में, वो भी उसका में भी जो वाटर टेबल है ना वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वाटर सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड इसके ऊपर भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ना तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अगर आप रिकॉल करोगे आज से 15-20 साल पीछे चले जाओ, देन यू विल प्रोबेबली ऑब्जर्व दैट हम लोग को पानी खरीदना भी नहीं पड़ता था। बट अभी पानी को खरीदना क्यों पड़ रहा है? वाई पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट, राइट? 10 रुपीज़ का एक बॉटल खरीदते हो ना, 20 रुपीज़ का एक बॉटल, क्यों? वाई यू आर पेइंग टू विलिंग टू पे फॉर इट? बिकॉज प्रोबेबली इट इज़ कॉस्टली। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली कॉस्टली। यहाँ पर वही बोला गया है दैट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का लैंड में थीम क्या था? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लैंड रिस्टोरेशन, और उसके लिए हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा दैट जो भी यूनिक चैलेंजेस है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको एड्रेस करना पड़ेगा। जैसे वन ऑफ द मेजर यूनिक चैलेंजेस इज ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट वी डू, राइट? तो क्यों ना हम लोग अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को छोड़ के थोड़ा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करें? क्यों ना हम लोग कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट करें, राइट? क्यों ना हम लोग इन्वेस्ट करें ऑन रिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स, जिससे फॉरेस्टेशन को, फॉरेस्ट को या फिर प्लांटेशंस को फिर से लगाया जाए। हम लोग नेटिव ट्री स्पीशीज़ को लगाने की कोशिश करें। हम लोग को कॉम्प्रिहेंसिवली वैल्यू करना पड़ेगा इकोसिस्टम को फॉर इकोनॉमिक रिकॉग्निशन, राइट? इकोनॉमिक रिकॉग्निशन के लिए यस हम लोग को इसको वैल्यू करना ही पड़ेगा, राइट? नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एक्शंस? देखो, अनडाउटेडली ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इंक्वायरी प्रोवाइड किया है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है दैट हाँ, फॉरेस्ट कवर के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और उस पर एक्शंस भी ली जाएंगी। और इसीलिए बोला जा रहा है दैट हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, दैट जो भी फॉरेस्ट के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा वेरियस स्टेक होल्डर्स को। और इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स है कौन कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यस एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट ऑफ असम है, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओवरऑल अलग अलग रीजन्स है, राइट? सिविल सोसाइटी एंड लोकल कम्युनिटीज़ तो है, क्योंकि इनके जब तक ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, राइट? इन्वेस्टमेंट और कॉम्प्रिहेंसिवली हमको प्लान करना पड़ेगा, जिससे जो भी फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं ना उनको फिर से जिससे हम लोग रीस्टोर कर सके। और ऐसे पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जिससे एमएसएमईज़ को भी इंसेंटिवाइज किया जा सके, जिससे क्या वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सके साइंटिफिक रिस्टोरेशन एंड वैल्यू चेन में, राइट? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकली क्या क्या हम लोग एडवांस कर सकते हैं या फिर किया है? जी हाँ, हम लोग सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बट साथ ही साथ ड्रोन असिस्टेड रिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को भी हम लोग को बढ़ाने कर देखना चाहिए। तभी हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉरेस्टेशन फिर से ग्रो कर सके, राइट? ग्रेटरली हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज और कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा ग्लोबल कार्बन और बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट मार्केट्स का। कंक्लूजरी टर्म्स में बोला गया है दैट जी हाँ, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए हम लोग को कमिटमेंट को रिन्यू करना पड़ेगा इन ईस्टर्न हिमालयाज, और साथ ही साथ मेक श्योर करना पड़ेगा दैट यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उसको कॉम्बैट किया जा सके। और उसको कॉम्बैट करने के लिए सबसे प्राइमरी रीजन इज व्हाट वी कैन डू इज लाइक वी कैन एफॉरेस्टेशन, वी कैन रिड्यूस द रेट विथ विच द डेजर्टिफिकेशन इज हैपनिंग, राइट? एट द सेम टाइम कलेक्टिवली हमको कमिट करना पड़ेगा जिससे हम लोग प्रिजर्व करें प्रेशियस फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हमारे फ्यूचर के लिए, राइट? नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, यहाँ पे बात की गई है असम स्टेट में नोटा, नन ऑफ द अबव, जो आप जो वोट करते हो ना तो उसमें नोटा स्कोर्स बिग इन लोकसभा पोल्स। कुछ सीट्स पे तो इनफैक्ट ऐसा हालत है दैट नोटा का नंबर 3rd है, मतलब नंबर 1 पोजीशन में किसी कैंडिडेट ने जीता है, नंबर 2 भी किसी कैंडिडेट में, और नंबर 3rd नोटा का है। नंबर 4, 5, 6 वो कोई दूसरे कैंडिडेट्स होंगे। मतलब सोचो न, जो नंबर 4, 5, 6 में होंगे, राइट, उनकी तो गंदे वाली बेइज्जती हुई होगी, राइट? तो अगेन बेइज्जती ना बेइज्जती चलो वो तो मजाक की बात हुई, बट अगर इसमें लॉजिक लगा के देखें दैट नोटा का क्या रोल है, नन ऑफ द अबव। जो वोटिंग करने जाते हो आपको वेरियस पार्टीज, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी दिखता है ना, नीचे में देखोगे लिखा हुआ रहेगा नोटा, नन ऑफ द अबव। मतलब अगर आप किसी से खुश ना हो ना तो नन ऑफ द अबव का बटन दबा दो। बट आपको पता है दैट कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जहाँ पे बोला था दैट हमारे देश का जो वोटिंग सिस्टम है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, दैट इज
वो डिपेंड नहीं करता दैट नोटा का वोट अगर रैंक 1 में भी हो ना, स्टिल जो रैंक 2 में जो इंसान है ही विल बी इलेक्टेड एज मेजॉरिटी कैंडिडेट, राइट। सो नोटा अगर रैंक 1 में भी आए तो भी नोटा का वैल्यू उतना नहीं है, बट यहाँ पे नोटा का एक वैल्यू सिस्टम दिखाया गया है दैट नोटा जो है वो क्या सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है। जब आसाम में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे नोटा को रैंक 3 या फिर रैंक 4 मिला, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही हुआ दैट लो पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर नोटा के बारे में बोला गया दैट अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देख ले, यस 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट हुए हैं, जिसमें आसाम के ऑफकोर्स जिसमें 1.19% शेयर जो है वो नोटा का है। और अलग अलग रीजन्स में इसका परसेंटेज लेकिन अलग अलग है। जैसे अगर कुछ हाईलाइट किया गया, जैसे बोरपेटा में नोटा अकाउंट्स फॉर 1.02%, दरांग उदालगुड़ी में 1.28%, गुवाहाटी में तो थर्ड प्लेस है नोटा का, जोरहाट में नोटा ने सरपास कर दिया वोट ऑफ 2 कैंडिडेट्स, जिसमें नोटा को सिक्योर हुआ है 14,555 वोट्स। इसका मतलब क्या? 14,555 पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द व्हाट द गवर्नमेंट्स आर डूइंग, राइट। वैसे काजीरंगा में 24,000 से भी ज़्यादा वोट और ये थर्ड पोजीशन में है। लखीमपुर में 1.40% वोट नोटा को मिला है विथ 4th हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज। सो कैन यू सी दिस डेटा? दिस इज द डेटा विच आई वांट टू हाईलाइट टू यू गाइस, राइट। सो अगर इस डेटा को एनालाइज करें ऑफ द नोटा परफॉर्मेंस, यस ये क्लियरली बोलता है दैट वोटर्स आर डिससेटिस्फाइड, है ना। देयर इज हाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि लूज करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, और ये इंडिकेट करता है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इलेक्शंस। इनफैक्ट अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लीजिएगा, भले ही हाई है इस इलेक्टोरल डोमिनेंस में, मतलब ये शो क्या करता है दैट हाँ बीजेपी का इलेक्टोरल पार्टी में डोमिनेंस है, बट स्टिल कांग्रेस का अगर वोट शेयर देख लोगे ना ये ज़्यादा है। एंड अगर डिफरेंट अदर मेजर पार्टीज़ के परफॉर्मेंस अगर देख लीजिएगा, वो भी कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट हाँ पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ आसाम कैसे इवॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, इस आर्टिकल को आप एजुकेशन जीएस के टॉपिक से इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे बात की गई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ 2025 के बारे में, जिसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली रैंक कर रहे हैं अमंग द टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। MIT दैट इज़ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अभी भी रिटेन कर रहा है टॉप रैंक इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। आईआईटी बॉम्बे जो है ये 198 टू पहले था इसका 198 रैंक, अभी इसका जंप करके 118 रैंक, मतलब 31 रैंक की बढ़ोतरी हुई है हम लोग को देखने को मिला है। और आईआईटी दिल्ली के अगर देख लीजिएगा 47th रैंक इसने जंप किया है और फाइनली अभी सिक्योर ये कर रहा है 150th पोजीशन। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में भी इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया और बताया गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एम्प्लॉयमेंटबिलिटी का अगर रेशियो देख लीजिएगा तो यस एम्प्लॉयमेंट आउटकम कैटेगरी में तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 44th है दुनिया में, है ना। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, राइट। एंड देयर इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो मेनली रिकॉग्नाइज ही किया जाता है, जिससे क्या जो भी ग्रेजुएट्स निकलते हैं वहाँ से एम्प्लॉयड होकर निकलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन अगर देख लीजिएगा, इंडिया का पोजीशन जो है ग्लोबल रैंकिंग में यस 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेड है दुनिया में, और एशिया में अगर सिंपली बात करें तो ये 3rd मोस्ट रिप्रेजेंटेड है। एशिया में हमसे आगे कौन है? हमसे आगे है जापान, हमसे आगे है मेनलैंड चाइना की यूनिवर्सिटीज़। और जैसे कि मैंने पहले बोला आईआईटी दिल्ली जो है 150th यूनिवर्सिटी में, वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 328th यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने पता है 79 रैंक का जंप लगाया, क्योंकि पिछले साल इसका रैंक था 407, अभी 328, तो इट इज़ अ ह्यूज जंप, राइट। और वैसे ही अन्ना यूनिवर्सिटी अगर देख लीजिएगा साउथ का तो ये है 383rd रैंक में, राइट। और इंडिया का अगर एम्प्लॉयमेंट आउटकम और सस्टेनेबिलिटी स्कोर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली ग्लोबल कॉलेजेस जो है उस ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जो है उससे तो कहीं ना कहीं हम लोग को एवरेज ही देखने को मिल रहा है। तो व्हाट इज़ द चैलेंज इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इट? देखो क्यों चैलेंज है, क्यों हमारा यूनिवर्सिटी ज़्यादा इंटरनेशनलाइज नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश में लैक कर रहा है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। इसीलिए बोला जा रहा है देयर इज़ नीड फॉर ग्रेटर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज, जिससे अब कल को अगर सोचो चाइनीज़ फैकल्टीज़ आएंगे, कल को अगर यूएस के फैकल्टीज़ आएंगे, कल को अगर जर्मन के फैकल्टीज़ आएंगे, फ्रांस के फैकल्टीज, तो दे विल इवेंचुअली अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर एज वेल, ठीक है।
एंड देयर आर इम्प्रूवमेंट एंड चैलेंजेस फॉर इंडियन इंस्टीट्यूशंस एज वेल। जैसे भले ही आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास के अच्छे अच्छे रैंक है, राइट, बट यस चैलेंजेस आर देयर इन एवरी फ्रंट। जैसे फैकल्टी रिक्रूटमेंट और रिटेंशन में, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, ये सब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। मोरओवर 2020 को जो आया था इंडिया का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इम्फेसिस ज़रूर दिया जा रहा है। कैसे? बाई कमिटमेंट टू मॉडर्नाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, इसका कमिटमेंट तो है ही, देश का एजुकेशन सिस्टम मॉडर्नाइज हो रहा है, और जो पास में भी हो रहा था अभी भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमको एड्रेस करने पड़ेंगे चैलेंजेस और लेवरेज करने पड़ेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को। तो कंक्लूजन टर्म्स में ये बताया गया है दैट जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो रोल है बहुत कॉन्क्रीट होने वाला है इन शेपिंग द फ्यूचर इंस्टीट्यूशंस, और इंडिया का जो हायर एजुकेशन लैंडस्केप जो है वो भी इवॉल्व कर रहा है पॉजिटिवली, जो क्या एक ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है ही, राइट। बट साथ ही साथ भले ही इवॉल्व ये करे पॉजिटिवली, बट स्टिल हम लोग को सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, राइट। ग्लोबल इंगेजमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम लोग को फोकस करने पड़ेंगे, तभी हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट हमारे जो कॉलेजेस हैं जो और भी इनके रैंक्स आगे बढ़ सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस दैट वी हैड फॉर टुडेज असम ट्रिब्यून। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।